बात करते हैं कि वक्त से लड़कर जो अपने नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपने नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त ही अपनी तस्वीर बदल। आपका स्वागत है KVS SST गुरु खेमरा सर यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी SST के सिविक्स के सभी चैप्टर्स 1 वीडियो में हमने दे दिए हैं। इसके साथ ही अब सेकंड जो हमारा पार्ट है, इसमें आज हम हिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं 2026 जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है CBSE स्टेट बोर्ड, उनमें हमारे यानी कि 4 चैप्टर्स जो है इंक्लूड्स किए गए हैं। वो है हमारे चैप्टर्स का नाम देखिएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया और थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, फोर्थ है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं। इन 4 चैप्टर्स को आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे। तो जुड़े रहे, जोड़ते रहे, अपने साथियों को देखिए। तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये इंडिया एंड द contemporary world, second the rise of nationalism in Europe, nationalism in India, the making of a global world और print culture and the modern world। ये चैप्टर ही हमारे जो है सिलेबस में ऐड किए गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीधे चैप्टर्स पर बात करेंगे। सिविक्स के सभी चैप्टर्स हमने एक वीडियो में जो है बना दिए हैं। वीडियो हमारा जो है चैनल पर है, आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमने और अच्छा क्वालिटी किया है इस वीडियो में, देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ध्यान रखिएगा, सिविक्स और हिस्ट्री दोनों ऐसा माना जाता है कि थोड़ा ये जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से टफ पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल होने वाला है। ठीक है, देखिएगा। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशन एंड नेशन स्टेट। नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, उसके लिए नेशन वर्ड यूज किया गया। नेशन पीपल शेयरिंग कॉमन हिस्ट्री, लोग क्या करते हैं, अपनी कॉमन हिस्ट्री को शेयर करते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं, लैंग्वेज और स्ट्रगल, ये सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, एक नेशन बनता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे नेशन के प्रति, नेशन स्टेट के प्रति जो हमारी फीलिंग्स है वो कैसे डेवलप हो उसके बारे में देखिए। नेशन स्टेट, पहले नेशन देखा हमने, इसके बाद में नेशन स्टेट। स्टेट वेयर मेजोरिटी ऑफ पीपल डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर ए कॉमन पॉलिटिकल डेस्टिनी। राजनीतिक जो पहुंच है हमारी, यानी कि डेस्टिनी है, जो जहाँ तक पहुंचना है हमको, और हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है वो हमारी कॉमन है। यानी कि हम क्या करते हैं, सभी लोग मेजोरिटी में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, डाइवर्सिटी है, लेकिन हम फिर भी मेजोरिटी में रहते हैं। हमारी आइडेंटिटी एक ही है, वी आर इंडियन, हम सब इंडियन है, ऐसे हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इसको कैसे डेवलप किया जाए, पॉलिटिकल डेस्टिनी को कैसे अचीव किया जाए, इसके बारे में जो है दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट के बारे में पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं, स्टेट वेयर मेजोरिटी ऑफ पीपल डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर ए कॉमन पॉलिटिकल डेस्टिनी। नेक्स्ट देखिएगा, इन 19th सेंचुरी यूरोप नेशन स्टेट रिप्लेस्ड डायनेस्टिक एम्पायर। ध्यान रखिएगा, 19th सेंचुरी में जो है यूरोप में नेशन स्टेट रिप्लेस हो गया था डायनेस्टिक एम्पायर में, इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, earlier Europe was divided into many kingdom ruled by monarch, not by people। earlier Europe was divided, यूरोप को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया था, जहां पर रूल्ड बाय मोनार्क, बहुत सारे जो किंगडम्स थी, राजधानियां थी, उन पर शासन कौन कर रहे थे, मोनार्क की शासन था, राजवंश था। ध्यान रखिए, राजाओं का शासन था, नोट बाय पीपल, जनता का शासन नहीं था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच बिफोर 1789 एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्रांस में जो है 1789 से पहले, जब तक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुई उससे पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी आपको पता होगा, 14 जुलाई 1789 को। तो इससे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, पूर्णतः वहाँ पर क्या था, राजशाही था, राजाओं का शासन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ट्रांसफर्ड सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू पीपल। मोनार्क यानी राजाओं से सीधा सॉवरेनिटी किसके पास, सॉवरेनिटी का मीनिंग समझिए, सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभु, यानी मेरा डिसीजन मैं लूंगा खुद, ठीक है, स्वयं के डिसीजन स्वयं लेना, इसको कहते हैं सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी जो है किसके पास चली गई, मोनार्क टू पीपल, मोनार्क से लोगों के पास, जनता के पास। पीपल बिकम द नेशन, और लोगों ने मिलकर बनाया राष्ट्र, सीधी सी बात। स्टेप टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी, स्टेप टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से स्टेप लिए गए, उसकी वजह से हमने जो है नेशन स्टेट डेवलप किया।
आइडिया ऑफ लेपेत्रे फादरलैंड, यानी कि पितृभूमि। हमने समझा कि हमारा पितृभूमि है, मीन्स हमारा फ्रांस है, फ्रांस के अदर स्टेट कंट्री हैं, वो सभी में क्या लोगों में क्या अवेयरनेस हुई कि जो हमारा कंट्री है, जो हमारी यहाँ पर लैंड है, ये हमारी पितृभूमि, यानी कि इसको हम नहीं छोड़ सकते, राजाओं का नहीं, इस पर हमारा अधिकार है। ऐसी जो है सभी में फीलिंग्स डेवलप की गई। एंड ले सिटी ऑन, जनता, सिटीजन्स, नागरिकों का अधिकार है, नागरिक ही जो है अपने राइट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार के कोई राइट्स नहीं दिए गए थे मोनार्की में, जबकि जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो आप जानते हैं कि बहुत सारे उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए। एडॉप्शन ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग, तो लेपेत्रे ध्यान रखना, और सिटी ऑन यानी कि फादरलैंड, और सिटीजन्स यानी कि पितृभूमि, और जो है जनता नागरिकता के साथ, यानी कि सिटीजनशिप होनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी नहीं है, राजा ही सब सर्वे सर्वा है, तो वो मोनार्की वाला ध्यान रखिएगा, इसको चेंज किया गया। एडॉप्शन ऑफ द ऑफ ट्राइकलर फ्लैग, 3 कलर के जो है झंडे को जो है यानी कि अडॉप्ट किया गया। ट्राई कलर 3 कलर के फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, ध्यान रखना। स्टेट जनरल रिनेम्ड एज नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल को क्या नाम दिया गया? नेशनल असेंबली नाम दिया गया। स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली किया गया, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सभा, यूनिफॉर्म लॉ फॉर एंटायर कंट्री, यूनिफॉर्म लॉ फॉर एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म लॉ इंप्लीमेंट किया गया। अबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए थे, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी लगाई गई थी, उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर, स्टैंडर्डाइज किए गए वेट और मेजर को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेजर किया गया, ध्यान रखिए। यानी कि पहले क्या था, जो वेट और मेजर था, जिनके बांट तोल के माप जो यूज किया जाते थे, वो पुराने थे, या उनका कोई फिक्स जो है वेट दर्शाया नहीं जाता था, जबकि उसको क्या किया गया? बाद में इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया, यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया। फ्रेंच लैंग्वेज प्रमोटेड, रीजनल डायलैक्ट्स डिस्करेज, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, चाहे क्षेत्रीय लेवल पर हो, जहाँ पर कि लोग डिसअपियर यानी कि निराश हो बैठे थे कि उनको अपनी लैंग्वेज बोलने की भी फ्रीडम नहीं थी, तो इसलिए उनको फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। रिजल्ट क्या हुआ इसका? फर्स्ट क्लियर आइडिया ऑफ ए मॉडर्न नेशन, सबका क्लियर आइडिया हो गया कि ये मॉडर्न नेशन बन चुका है, फ्रांस एक मॉडर्न नेशन बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो है ये पॉइंट है, और इससे पक्का क्वेश्चन आने वाला है, नेपोलियन कोड 1804, ध्यान रखिएगा। 1804 में नेपोलियन कोड जो है इंप्लीमेंट किया गया नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। अवेल्स प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, लेकिन नेपोलियन ने शुरू में तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने क्या किए? बहुत सारे चेंज कर दिए जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे, ध्यान रखिएगा। ये तो अच्छे चेंज किए कुछ, लेकिन अच्छे चेंज करने से लोग उसको हीरो मान रहे थे, लेकिन हीरो क्या पता लास्ट में जीरो हो जाएगा, इसका लोगों को पता नहीं था, जनता को पता नहीं था, तो जनता ने भी उनको जवाब दिया, ध्यान रखिएगा। अवेल्स प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार प्रिविलेजेस दिए गए थे उनको हटा दिया गया। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ध्यान रखिए, कानून के समक्ष सभी समान है, इसको एस्टेब्लिश किया गया। यानी कानून के समक्ष कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि या बड़े पद पर पोस्ट पर बैठा हुआ है तो उसको ज़्यादा अधिकार है, नहीं, सभी को राइट टू इक्वलिटी यानी इक्वल राइट्स हैं, इक्वल ही राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया, संपत्ति के अधिकार को सिक्योर किया गया। अवॉल्स फ्यूडलिज्म एंड द सर्फडम इन मैनी रीजन्स, फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम है जिसमें सामंत लोग होते हैं, जमींदार लोग होते हैं, जो छोटे जो पीजेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादातर टैक्स अधिक मात्रा में कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे जो फ्यूडल सिस्टम को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था उसको ओवल्स कर दिया गया, हटा दिया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज किया उनके द्वारा। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इम्प्रूव किया गया किसको? ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया गया और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो कि बहुत ही कह सकते हैं मोनार्की सिस्टम तब था, तब ऐसा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन नेपोलियन भी एक तरह का मोनार्की ही था, मतलब किंग तो था ना, राजा तो था, लेकिन इन्होंने अच्छे चेंज किए जिसमें इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के जैसे बहुत सारे साधन हैं, शिपयार्ड हैं या और भी रोडवेज वगैरह हैं, यानी सड़कों का भी निर्माण, तो ऐसी चीज़ें करवाने का काम किसने किया? नेपोलियन। नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन, सूचना से संबंधित जो काम है वो भी अच्छे, यानी कि कह सकते हैं कि जो लो लेवल के थे उनको स्टैंडर्ड लेवल के बनाए गए, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। क्रिएटेड कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, क्रिएटेड कंडीशन फॉर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन करने का काम भी नेपोलियन ने किया था। रिएक्शन क्या हुआ? इनिशियली वेलकम्ड,
आप जानते हैं इतने सारे अच्छे काम करेंगे तो हर कोई वेलकम करेगा ना, तो वहाँ के लोगों ने उनका वेलकम किया। लेटर अपोज ड्यू टू टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स मिलिट्री कंसर्वेशन, ध्यान रखिएगा। इनिशियली वेलकम किया गया और वहाँ पर जो है टैक्सेशन में या सेंसरशिप जैसे बहुत सारे जो रीजंस थे उनको भी कम किया गया, तो जनता खुश हुई। यानी कि जनता के पास पहले से इतनी सारी चीज़ें लगाई हुई थी राजाओं के द्वारा, मोनार्की शासन के द्वारा, उनको सबको हटाया गया। किसके द्वारा? ये सब नेपोलियन के द्वारा हटाया गया। तो नेपोलियन का वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया उसको देखते हैं। यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी किंगडम्स एंड एम्पायर, यूरोप बहुत सारे जो है किंगडम्स और एम्पायर्स में डिवाइड था। एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट, पीजेंट फॉर्म द मेजोरिटी। एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, एरिस्टोक्रेट कौन थे, ध्यान रखिएगा। एरिस्टोक्रेट्स जो नोबल लोग थे, एलिट्स लोग थे, जिनके पास बहुत पैसा था, उन लोगों को एरिस्टोक्रेट में शामिल किया गया, उनका ही शासन था। ये राजशाही से बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन राजशाही जैसा ही है। वॉज डोमिनेंट, पीजेंट्स फॉर्म द मेजोरिटी, पीजेंट फ्रॉम द मेजोरिटी, यानी कि जो पीजेंट्स थे वो मेजोरिटी में थे। किसान लोग तो आपको पता है बहुत ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन कम लोग उन पर शासन कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये वही राजशाही है, राजशाही जैसा ही शासन है, तो उसको चेंज करना जरूरी था। तो एरिस्टोक्रेसी था वो। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। देखिएगा कौन लीड कर रहा था, लीड कर रहे थे मिडिल क्लास के लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ग्रोथ कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है 19वीं सेंचुरी में वो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, बट उसकी शुरुआत 17वीं सेंचुरी से फ्रांस और जर्मनी से हो चुकी थी। एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म को कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्यम वर्ग जो है उसको सपोर्ट कर रहा था। किसको? लिबरल नेशनलिज्म को। लिबरल और रेडिकल और कंजर्वेटिव हमने समझ चुके हैं पहले भी, हम एक बार और समझाते हैं। कंजर्वेटिव्स जो ट्रेडिशनल मिथ को फॉलो करते हैं, स्लो चेंजेस पर बिलीव करते हैं, जबकि लिबरल कौन होते हैं? कंजर्वेटिज्म हो गया, लिबरल उनसे थोड़े से ठीक रहते हैं। यानी लिबरल का मतलब आपको बहुत सारी छूट दी गई है, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई चीज़ थोपी जाएगी, आप अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये मध्य वर्गीय रहते हैं, ध्यान रखना, लिबरल वाले। एक होते हैं रेडिकल, रेडिकल होते हैं जो फास्ट चेंज चाहते हैं, यानी कि वो वायलेंस में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? रेडिकल होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देखिए, लिबरल नेशनलिज्म को कौन सपोर्ट कर रहे थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग। अब लिबरलिज्म की मीनिंग समझ लेते हैं, लिबरलिज्म का अर्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिवर, ये जो है लैटिन वर्ड है, लिवर से बना है। लिवर का मीनिंग होता है फ्री, स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता है आपको। इक्वलिटी बिफोर लॉ, अब बताया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट ही सर्वे सर्वा, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संसदनात्मक शासन होगा, संसद होगी, पार्लियामेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड रिमूवल फॉर ट्रेड बैरियर्स, मार्केट्स को फ्री किया गया, मींस वहाँ पर जो टैक्सेस लगा दिए जाते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कोई भी चीज़ ट्रेड करोगे, बेचोगे, तो उस चीज़ पर टैक्स लगाया जाता था, तो उस टैक्स को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिबरलिज्म को आने के बाद जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसी का ये पार्ट है। ज्वेलरी में देखिएगा 1834 में ज्वेलरी एक कह सकते हैं कि प्लेस पर संधि हुई थी और उसको ज्वेलरी नाम से जाना गया था, ध्यान रखिएगा। कस्टम यूनियन फॉर्म बाय प्रूसिया, तो कस्टम यूनियन को फॉर्म किया गया प्रूसिया में। एवल्स टेरिबेरियस, वो ट्रेड से रिलेटेड जो है ट्रेटी होती रहती थी वहाँ पर, जिसमें टैक्सेस में कमी की गई, कभी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया प्रूसिया में। इसमें भी टैरिफ जो बैरियर्स थे, टैक्सेस थे जो लगाए गए थे, उनको हटाया गया। रिड्यूस करेंसी, करेंसी को भी हटाया गया, दूसरी करेंसी को लाया गया। स्ट्रेंथ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म को क्या किया गया? मजबूत किया गया, ध्यान रखिएगा। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड इन प्रिजर्विंग मोनार्की, चर्च, सोशल हियरार्की। मैंने पहले ही बताया था कि कंजर्वेटिज्म वाले को क्या करते हैं? ट्रेडिशनल मिथ, पुराने जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, पुराने रीति रिवाज को। कांग्रेस ऑफ वियना, तो आप ये ध्यान रखें, पहले कंजर्वेटिज्म
1815 के बाद मोनार्की, चर्च, सोशल हियरार्की, इन पर बिलीव करते थे, ध्यान रखना। इसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना की ट्रीटी हुई। वियना की ट्रीटी में क्या हुआ, 1815 में यह ट्रीटी हुई थी, लीड बाय द मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक इसको लीड कर रहे थे, किसको, ट्रीटी ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना को, ठीक है, 1815 में। रिस्टोर्ड मोनार्की, मोनार्की को दोबारा रिस्टोर्ड किया गया। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, फ्रांस ने बहुत सारी टेरिटरीज खो दी थी। कंजर्वेटिज्म ऑर्डर रीस्टेब्लिश्ड, कंजर्वेटिज्म के ऑर्डर को दोबारा से रिस्टेब्लिश किया गया, ध्यान रखिएगा। सेंसरशिप इम्पोज्ड, लिबरल आइडिया सपोर्टेड, लिबरल आइडियाज सप्रेस्ड, देखिएगा सेंसरशिप को दोबारा इम्पोज किया गया और लिबरल आइडियाज क्या हुए, सप्रेस्ड हो गए थे। लिबरल आइडिया को दोबारा से क्या है, पीछे जाना पड़ा, और जबकि उसकी जगह मोनार्की दोबारा से एस्टैब्लिश हुई। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो नेपोलियन है वो धीरे धीरे अपनी राइट स्टेट हार रहा था, ध्यान रखना। इस संधि के बाद में सब कुछ दे दिया था उसने। रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों का रोल क्या था। मैनी रिवोल्यूशनरीज फॉर्म सेक्रेट सोसाइटी, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ने क्या किया, सेक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया था। अपोज्ड मोनार्की एंड सपोर्टेड नेशन स्टेट, मोनार्की को अपोज किया गया, सपोर्ट किया गया नेशन स्टेट को। जिसेपे मजीनी देखिएगा फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप को फॉर्म किया गया, ठीक है। यंग इटली में, यंग इटली का मतलब इटली के जो यंगेस्ट थे उनको शामिल किया गया, उस जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया। यंग यूरोप, यूरोप के ज़्यादातर जो युवा वर्ग है उनको शामिल करने का काम किसने किया था, जिसेपे मजीनी ने। बिलीव नेशन आर नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सपोर्टेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देखिएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र में बिलीव करते थे, कौन, जिससे मैजनी। इसको फॉर्म बिलीव करने वाले लोग किसमें आए थे, यंग इटली और यंग यूरोप में शामिल हुए थे, ध्यान रखना। नेशन आर नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सभी के लिए नेशन को नेचुरल यूनिट माना गया, ध्यान रखिएगा। कंसिडर्ड नेशनलिज्म ए मॉरल मिशन, सभी ने जो नेशनलिज्म कंसिडर करते थे वो सब क्या करते थे, मॉरल मिशन यानी कि नैतिक कर्तव्यों पर ध्यान देते थे। हालांकि था मोनार्की जैसा है, मोनार्की था, लेकिन उसमें भी कुछ डेमोक्रेटिक चीजें जो है मेंशन की गई थी, ध्यान रखिए। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848, जुलाई रेवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट 1830, फ्रांस में वारबोन मोनार्की ओवरथ्रो और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश, देखिएगा वारबोन मोनार्की को ओवरथ्रो किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया था। संवैधानिक जो राजशाही है, राजशाही टेम्परेरी मोनार्की थी, वो कह सकते हैं, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चीज़ें बनाई गई जिससे कुछ ऑर्डर्स दिया जा सके, तो वो कौन सी मोनार्की बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया, ध्यान रखना 1830 में, जिसको जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं फ्रांस में। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 से 1832, ग्रीक रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, रिवोल्ट की गई ग्रीक के द्वारा, किसके अगेंस्ट, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। सपोर्टेड बाय यूरोपियन लिबरल्स को सपोर्ट किया गया। ग्रीस बिकम इंडिपेंडेंट इन 1832, ग्रीस कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि स्वतंत्र हुआ। कल्चर एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिला और नेशनलिज्म कैसे बना, उसके लिए कौन कौन से जो है एक्शन लिए गए, समझ सकते हैं। रोमांटिसिज्म डेवलप हुआ, जिससे कि सभी लोगों में जो है कल्चरल या इमोशनली जो है किससे जुड़ गए, इमोशनली फीलिंग्स डेवलप किससे हुई, नेशन स्टेट से। कौन कौन सी चीजें थी रोमांटिसिज्म में, एम्फसाइज्ड इमोशंस, इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स, देखिएगा इमोशंस, इमेजिनेशन, कल्पनाएं और फीलिंग्स ऐसे डेवलप की गई इस चीज़ में, जिसमें सॉन्ग वगैरह के माध्यम से, डांस के माध्यम से, ये हो सकता है पोइट्री वगैरह है, जो इलिटरेट लोग हैं उनको इन चीज़ों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। फोक कल्चर प्लेड की रोल्स, जिसमें फोक सॉन्ग है, फोक डांस एंड फोक डांस, ये सब शामिल होते हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज का क्या रोल रहा, पॉलिश लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन, पॉलिश लैंग्वेज को क्या है, रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट यूज किया गया, ध्यान रखना। लैंग्वेज बिकम सिंबल ऑफ रेजिडेंस, आप जानते हैं लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, आप लैंग्वेज से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हो, जबकि लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं हम, रीजनल जो है अथॉरिटी, यानी कि आप देखते हैं रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बिकम सिंबल बन गया, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, फ्रांस के फ्रीडम के लिए, फ्रेंच जो लैंग्वेज है। ग्रिम ब्रदर्स देखिएगा, ये है जर्मनी के, ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी से थे। कलेक्टेड जर्मन फोक टॉल्स को डेवलप करने वाले थे। क्रिएटेड सेंस ऑफ शेयर्ड हेरिटेज, और इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड सेंस ऑफ शेयर्ड, यानी कि हेरिटेज, जो पुरानी परंपरागत ट्रेडिशनल जो चीजें थी उनको बढ़ावा देना, उन चीजों को डेवलप करना, ये काम किया था ग्रिम ब्रदर्स ने, ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी में थे ग्रिम ब्रदर्स, इसका ध्यान रखना। 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल,
1848 में लिबरल्स के द्वारा रेवोल्यूशन की गई, उसमें कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने डिमांड की, कौन कौन सी चीज़ें उसमें थी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। डिमांड कौन कौन सी थी? कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, नेशनल यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि सेंसरशिप जो लगा दी गई थी उसको खत्म करके दोबारा से प्रेस की फ्रीडम यानी कि प्रेस स्वतंत्र हो। जो चौथा पिलर है यानी फोर्थ पिलर है हमारे गवर्नमेंट का, मीडिया, उसको क्या किया जाए? फ्री किया जाए, ध्यान रखना। नेशनल यूनिफिकेशन किया गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ड्राफ्टेड बाय द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या ड्राफ्ट किया गया? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। फेल ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम मोनार्क एंड आर्मी, अपोजिशन जो है फेल्ड हो गया था, मोनार्की एंड आर्मी, ध्यान रखिएगा वो अपोजिशन ही था। वुमेन्स पार्टिसिपेटेड वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, लेकिन उनके राइट्स की बात हुई तो उसको डिनाई कर दिया गया, यानी उसके लिए एक्सेप्ट नहीं हुए। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म बिकम एग्रेसिव आफ्टर 1870 में, नेशनलिज्म जो है एग्रेसिव कब हुए? 1871 के बाद नेशनलिज्म की जो फीलिंग वो धीरे धीरे वो लोग क्या होने, नेशनलिज्म लोग क्या होने लगे? एग्रेसिव होने लगे, हमारे राइट्स की बात हो ही नहीं रही है। वाल्कन रीजन बिकम सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेदों का जो है केंद्र बन गया था वाल्कन रीजन। रिवेलरी अमोंग यूरोपियन पावर लीड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिएगा यूरोपियन पावर लीड कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, रिवेलरी यानी कि वहां पर आपस में क्या होने लगे? मतभेद होने लगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इस क्योंकि उनको जो है डेमोक्रेसी या डेवलप नहीं की गई या उनको फ्रीडम नहीं दी गई, इसलिए तो रिवोल्यूशन हो रही थी। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड होता है 1918 में, ध्यान रखना। नेशनलिज्म इंस्पायर्ड एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट इन कॉलोनीज, नेशनलिज्म की इंस्पायर्ड होने की वजह से देखिएगा एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स इन कॉलोनीज, जो गुलाम थे, जो कंट्री कॉलोनी थे किसी कंट्री की, वो धीरे धीरे अपनी डिमांड करने लगे थे, ध्यान रखना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, लीड बाय ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा इसको लीड किया गया। अचीव्ड थ्रू 3 वॉर्स विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये 3 कंट्री थे जिससे 3 युद्ध हुए, ध्यान रखना। प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट प्रोक्लाइम्ड जर्मन इंपीरियर एट ए वर्सल, ध्यान रखिएगा, प्रूशियन जो किंग है विलियम फर्स्ट प्रोक्लाइम्ड जर्मन इंपीरियर एट ए वर्साइल, वर्साइल क्या आपको पता है? वर्साई की ट्रीटी हुई थी बाद में, तो वर्साई की ट्रीटी के भी बहुत सारे रीजन्स थे, ध्यान रखना। तो ये जो वर्साई की ट्रीटी है वो प्रूशिया से हुई थी और प्रूशिया में ही सेक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया गया था, ये भी हमने पहले पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजिंग ऑफ करेंसी, बैंकिंग, इनको स्ट्रॉन्ग किया गया धीरे धीरे विलियम फर्स्ट के द्वारा। हालांकि विलियम फर्स्ट डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता था, धीरे धीरे उसको बिलीव करना पड़ा, क्योंकि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे लोग एकजुट हो गए थे किसके अगेंस्ट? मोनार्की के अगेंस्ट। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट, इटली अनेक स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। मजनी स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज, मजनी ने जो नेशनलिस्ट आइडियाज है, राष्ट्र के जो विचार हैं, जो नेशनलिस्ट आइडियाज मतलब राष्ट्र के प्रति मर मिटने की जो फीलिंग्स है, या कह सकते हैं मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे विचारों को फैलाना, स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था जोसेफ मेजिनी ने। काउंट कैबूर लीड यूनिफिकेशन थ्रू डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग यूनिफिकेशन करने का काम काउंट कैबूर ने किया, ये भी एक सहयोगी थे मेजिनी के। गैरिबाल्डी लीड आर्म वॉलंटियर्स रेड शर्ट, यानी कि रेड शर्ट्स ये लाल कुर्ती के नाम से था, गैरिबाल्डी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ध्यान रखना। ये आर्मी था वॉलंटियरों का, इस चीज का ध्यान रखना। विक्टर इमेनुअल सेकंड बिकम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, 1861 में जो है इटली के किंग बने, कौन बने? विक्टर इमेनुअल सेकंड, इन्होंने यूनाइट करने का काम किया था इटली को, ध्यान रखना। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, नेशन स्टेट फॉर्म थ्रू लॉन्ग प्रोसेस नोट रेवोल्यूशन, ध्यान रखना लॉन्ग प्रोसेस थी लेकिन बिना रेवोल्यूशन के जो है नेशनल स्टेट फॉर्म किया गया ब्रिटेन में, ध्यान रखना। इंग्लैंड डोमिनेट स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड, ये मैंने बताया था यूके के बहुत सारे पार्ट है, तो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, ये यूके मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश आइडेंटिटी इम्पोज, लोकल कल्चर सप्रेस्ड, लोकल कल्चर सप्रेस्ड हुई और ब्रिटिश आइडेंटिटी इम्पोज हुई थी, ये ध्यान रखना। विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन रिप्रेजेंटेड एज ए फीमेल एलिगरीज, इसमें कौन कौन सी एलिगरीज है ध्यान रखिएगा, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ध्यान रखना। मैन फ्रांस में था, जर्मेनिया जर्मनी में थी, तो ये दोनों ध्यान रखना, जर्मेनिया जर्मनी से रिलेटेड है और मैरिन फ्रांस से रिलेटेड है। सिंबल यूज्ड कौन कौन से हुए? ब्रोकन चैन का मीनिंग है फ्रीडम। ऑक्लिप्स हीरोइज्म को जो है रिप्रेजेंट करता है। स्वर्ड का रेडीनेस टू फाइट, ठीक है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार करने के लिए स्वर्ड्स को जो है
रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। तो इस प्रकार हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर हम देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट में वर्क में भी 2 मार्क्स में आता ही है हमेशा हर बार, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इंट्रोडक्शन, नेशनलिज्म इन इंडिया। इन यूरोप नेशनलिज्म इमर्ज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। आपको पता है यूरोप में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ उसकी वजह से ही इंस्पायर्ड हुए, बहुत सारे कंट्रियों से इंस्पायर्ड हुए, ध्यान रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से और रशियन रेवोल्यूशन की वजह से। इन इंडिया नेशनलिज्म डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। आपको पता है हमारे यहाँ पर जो ब्रिटेन था उसका यहाँ पर राज था, उसका शासन था, तो उनकी वजह से उनको हम विरोध कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, हम समझ गए कि ब्रिटिशियन हमारा क्या करना है, शोषण करने आए, ना कि हमारा भला करने आए। ठीक है, तो जब हम समझे तब एंटी कॉलोनियल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमारे जो राइट्स है उनको प्राप्त करने के लिए हमने स्ट्रगल किया, बहुत सारे मूवमेंट्स किए, तो उसके बारे में दिया गया कि हमने नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए जो है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को फेस किया, यानी कि हमने किया है उनके प्रति अंग्रेजों के। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल caused economic exploitation and political operation. British colonial rule caused economic exploitation and political operation. ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, इकोनॉमिक हमको कमजोर कर रहा था, पॉलिटिकली हमको कमजोर कर रहा था, क्योंकि हमारे जो किंग्स राजा थे, जिनके किंगडम्स थे, उनको आपस में फाइट करवाया गया, डिवाइड एंड रूल लगाया गया, तो इस वजह से उनको जो है पॉलिटिकली कमजोर किया गया, वीक किया गया, और इकोनॉमिक हमारे जो हमारे कुटीर धंधे थे, मतलब कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे रोजगार के साधन थे उनको भी खत्म किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, ये ध्यान रखना, इसलिए भी हम उनके अगेंस्ट जा रहे थे। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जॉइंड द नेशनल मूवमेंट विथ डिफरेंट होप्स एंड एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रहे थे इसमें, क्योंकि वो चाहते थे, उनकी भी आशाएं थी, डिफरेंट यानी कि उनकी आशाएं थी एंड एक्सपेक्टेशन थी उनकी, जो कह सकते हैं ना कि जैसे देश आज़ाद हो जाएगा तो हम भी आगे जाकर हमारी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो खुश रहेगी, ऐसी उनकी फीलिंग्स थी, तो इसलिए उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्राई टू यूनाइट दिस डाइवर्स ग्रुप इनटू वन नेशनल मूवमेंट। ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ट्राई कर रही थी कि पूरा कंट्री यानी यूनाइट में हो, यानी कि संगठित हो और एक ऑर्गेनाइजेशन उनके एक साथ फाइट करे, किससे, ब्रिटिशरों से, तो हम जीत सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1918 में एंड हुआ, ध्यान रखना। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज शार्पली, देखिएगा, टैक्स वर रिजाइड, ध्यान रखिएगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए, ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशन जो थे उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों पर टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे लोग जो पहले से प्रभावित थे बेचारे, उनको और ज़्यादा प्रभावित किया गया, तो इसमें टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, ध्यान रखना। कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। प्राइस डबल बिटवीन 1913 एंड 1918, 1913 से 1918 तक जो है प्राइस डबल कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ों का भाव बढ़ चुके थे, सीधी सी बात। विलेजेस वर फोर्स टू सप्लाई सोल्डर्स, गाँव में फोर्स किया गया, सभी पे दबाव बनाया गया कि आप आर्मी में शामिल हो जाइए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन चाहता था कि उनके साथ आर्मी के लोग बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में हो। वाइड स्प्रेड एंगर्स, इससे भी बहुत सारे नाराज हो गए थे लोग। क्रॉप फेलियर्स इन 1918, 1919 एंड 1920, 1921 क्रॉप फेलियर हुआ था, फसलें खराब हो गई थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइन कॉज्ड 12 से 13 मिलियन डेथ। सेंसस 1921 में, 1921 का जो सेंसस आया उसमें पता चला कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और फेमाइन की वजह से 12 से 13 लाख लोगों की क्या हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। पीपल hope for relief after the war, what the situation was, ध्यान देने की बात है कि people hope for relief after the war, लोग चाहते थे कि युद्ध के बाद सभी को जो है रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बीमारियों में जकड़ चुके थे, बहुत सारे इंजर्ड हो चुके थे, ध्यान रखिएगा। तो इसकी वजह से क्या सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बन चुकी थी इंडिया में। दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसके बाद महात्मा गांधी जी, आपको पता है महात्मा गांधी जी 1915 में अफ्रीका से आए और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। इसमें देखिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915। सत्याग्रह मीन्स रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ध्यान रखिएगा। जनवरी 1915 में जो है महात्मा गांधी जी कहाँ से आए, वापस अफ्रीका से वापस आए, और उन्होंने सत्य और अहिंसा पर जो है
ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर ही बिलीव किया और अपने आइडिया ऑफ सत्याग्रह में इसको शामिल किया था, ध्यान रखना। उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह ये दोनों ही था, ध्यान रखिएगा। इट इन्वॉल्व अपीलिंग टू द कंसेंसस ऑफ द ऑपरेसर यू नॉट यूजिंग फोर्स, यानी कि बिना विरोध के, बिना फोर्स किए हुए ही क्या किया गया, इन्वॉल्व किया जाए उनके सत्याग्रह में लोगों को। वो कैसे हो सकता था? तो गांधी जी बिलीव नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, बिना हिंसा के यानी कि अहिंसा के साथ सभी लोग एक साथ जुड़े और अंग्रेजों का विरोध करें। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट जिसमें चंपारण 1970, इंडिगो पीजेंट्स अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। चंपारण बिहार में है प्रेजेंट टाइम में, खेड़ा गुजरात में है 1970, रेवेन्यू रिलीफ आफ्टर क्रॉप फेलियर, यानी कि क्रॉप फेलियर यानी कि फसलें खराब हो चुकी थी, इसकी वजह से उनको टैक्सेस में छूट दी जाए। अहमदाबाद 1980, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कॉटन मिल वर्कर्स स्ट्राइक की गई जिसमें उनके टाइम को जो है फिक्स किया गया। दी रोलेट एक्ट 1919 gave गवर्नमेंट पावर टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल। रोलेट एक्ट में क्या था? बिना ट्रायल के, यानी कि आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, बिना कोर्ट में जाए या आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसा रूल लेके आए थे अंग्रेज। काला कानून कहते हैं इसको, ब्लैक लॉ कहते हैं। फर्स्ट डेस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स, आप जानते हैं कि इसका विरोध हुआ धीरे धीरे। गांधी जी कॉल्ड ए नेशन वाइड हर्डल ऑन 6 अप्रैल 1919, गांधी जी ने जो है पूरे इंडिया को एक साथ हृदय से यानी कि इकट्ठा होने का, इसका विरोध करने का आह्वान किया था, ध्यान रखना। 6 अप्रैल 1919 शॉप क्लोज कर दी गई, शॉप दुकानें बंद कर दी गई, रैलियां होने लगी, स्ट्राइक ऑर्गेनाइज, बहुत सारी हड़तालें ऑर्गेनाइज होने लगी। ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड विथ रेप्रेशन, यानी कि अंग्रेजों ने भी इसका विरोध यानी कि आर्मी से इनको दबाने का प्रयास किया, लेकिन दबने वाले थोड़ी थे। महात्मा गांधी जी के जो मूवमेंट्स थे वो दबने वाले नहीं थे। जलियांवाला बाग में देखिएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला जो पंजाब अमृतसर में इकट्ठे हुए थे लोग, बैसाखी का दिन था, सिख लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में थे और उसमें एक ही गेट था, चारों तरफ बंद था और उसमें वेल्स वगैरह थे, कुएं बना हुआ था। तो जनरल डायर ने अचानक बिना सूचना के वहाँ पर गोलीबारी कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, क्योंकि निकलने नहीं दिया गया, गेट क्लोज कर दिया गया, सभी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, ध्यान रखना। ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसका आपको ध्यान रखना है। 13 अप्रैल 1919 पीसफुली गैदर्ड एट अमृतसर ऑन बैसाखी डे, सभी शांति से इकट्ठा हुए थे, शांति के साथ बैठे हुए थे। अमृतसर बैसाखी का दिन था। अमृतसर में जलियांवाला बाग प्लेस है, उसकी जगह पर बैठे हुए थे, ध्यान रखना। जनरल डायर ब्लॉक एग्जिटेड, एक ही रास्ता था, उसको ब्लॉक कर दिया गया, रोक बंद कर दिया गया। एंड ऑर्डर्ड फायरिंग, और फायर करने का ऑर्डर दे दिया गया। 100 वर किल्ड, बहुत सारे, इसमें तो 100 लोगों को बताया गया, जबकि हजारों लाखों लोगों की उस टाइम डेथ हुई थी, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव्स वाज टू क्रिएट फियर, मॉरल इफेक्ट, ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट फियर, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही लोगों की मौत हुई, आप जानते हैं कि डर, एक तरह से डर बन गया था और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ। सभी लोग जान गए कि अंग्रेज हमारा भला नहीं कर रहे, हमको ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका साथ दिया था। गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस, लेकिन गांधी जी ने उस टाइम पर जो ये विरोध चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, इसको विड्रॉ कर दिया, क्योंकि हिंसा बड़ा कुठी थी, इसलिए वायलेंस हो गए थे ना, इसलिए। खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम फियर्ड हर्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमन खिलाफत आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। तुर्की में खलीफा का पद मुस्लिमों के लिए बहुत सम्मानीय पद था। उस पहले क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले उनको जो है पद से हटा दिया गया था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने वादा किया, ब्रिटिशों ने वादा किया कि उनकी जो खलीफा है, उनका जो सम्मानीय पद है उनको दिला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मुंबई में खिलाफत कमेटी गठित हुई थी मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में, ध्यान रखना। खिलाफत कमेटी 1919 फॉर्म बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत टू एंश्योर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया कौन से मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को। एट कलकत्ता कांग्रेस सितंबर 1920 नॉन कॉपरेशन वाज अप्रूव्ड, कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर 1920 में, नॉन कॉपरेशन वाज अप्रूव्ड, नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन उस टाइम पर अप्रूव हुआ था, ध्यान रखना। ये कोलकाता कांग्रेस का सेशन जो 1920 में हुआ, उस टाइम से हमारा जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-1922, व्हाई नॉन कॉपरेशन, गांधी जी बिलीव ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड ड्यू टू इंडियन कॉपरेशन। गांधी जी बिलीव कर रहे थे हालांकि उनकी बातों पर कि हाँ कुछ तो हमको दे देंगे, कुछ तो हम विरोध करें इनका,
तो ध्यान रखिएगा, सबको कोऑपरेट होने के लिए गांधी जी ने आह्वान भी किया था। इफ कॉर्पोरेशन स्टॉप ब्रिटिश रूल वुड, देखिएगा ब्रिटिश रूल को तोड़ने का जो है डिसीजन कर लिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। लेकिन एक सिचुएशन हो जाती है, चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी को जो है विड्रॉ करना पड़ा था। किसको? जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको रोकना पड़ा था। प्रोग्राम में क्या था? सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स दिए गए, केसरी हिंद का दिया गया महात्मा गांधी जी को, नाइटहुड दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, वो वापस ले लिए गए थे। ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा जो टाइटल्स दिए गए ना, केसरी हिंद क्यों मिला गांधी जी को पता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अच्छा काम करने की वजह से केसरी हिंद दिया गया था। बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजों को बाइकआउट किया गया, कोर्ट का बाइकआउट किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बाइकआउट किया गया, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन का जो क्लोथ्स वगैरह हैं, उनकी सर्विसें हैं, फॉरेन विदेशी सर्विसें, सब कुछ क्या कर दिया गया? बाइकआउट किया गया। एडॉप्शन नागपुर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1920 में इसको एडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखना। डिफरिंग स्टैंड विथ इन द मूवमेंट इन द टाउन्स, बहुत सारे कस्बों में भी ये फैल गया। स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स भी लेफ्ट करने लगे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजों से। टीचर्स रिजाइन, टीचरों ने रिजाइन दे दिए। लॉयर्स बाइकआउट कोर्ट्स, लॉयर्स ने भी बाइकआउट कर दिया कोर्ट से। फॉरेन क्लॉथ इंपोर्ट फेल्स फ्रॉम ₹102 यानी 102 करोड़ से 1920-21 टू ₹57 करोड़ 1922। देखिएगा फॉरेन क्लॉथ धीरे धीरे कितने कम हुए। एक साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने की वजह से किसी ने विदेशी कपड़ों को यूज नहीं किया, यानी कि उनकी होलियां जला दी थी, आग लगा दी थी। ध्यान रखना। प्रॉब्लम, खादी वॉज एक्सपेंसिव, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन वर लिमिटेड। आपको पता है खादी उस टाइम पर इतना डेवलप नहीं था, खादी धीरे धीरे डेवलप हुआ था। तो खादी के जो कपड़े थे उनको बनाने का काम किया गया, या खादी के जो कपड़े थे महात्मा गांधी जी ने चरखे को जो इम्प्लीमेंट किया, चरखे को बढ़ावा दिया। ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे हालांकि खादी उस टाइम पर बहुत महंगा था, क्योंकि विदेशी कपड़े सस्ते थे तो वो महंगा था और उसको बनाने में थोड़ा प्रोसेस लगता था। तो इसकी वजह से जो है ये सभी तक क्या नहीं हो सका, प्रोवाइड नहीं करवा पाए। इसलिए भी ये जो विदेशी कपड़े, फॉरेन जो क्लॉथ्स हैं, वो 57 करोड़ जो है इसका जो बजट था, यानी कि इतने पैसे का तो बिकाई, वो भी कम हो जाता अगर हमारे खादी को और ज़्यादा डेवलप किया जाता तो। लेकिन होने नहीं दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिशियन चाहते थे कि इंडियंस जो क्लॉथ है, खादी है, उसको बढ़ावा नहीं मिले। मूवमेंट ग्रेजुअली सो डाउन, धीरे धीरे क्या हुआ, मूवमेंट्स जो है डाउन होने लगा। ध्यान रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1922 में चोरा चोरी जो गोरखपुर यूपी में प्लेस है, वहाँ पर जो है इंसिडेंट हो गया। 22 जो है पुलिस कर्मियों को आग के हवाले कर दिया गया। ब्रिटिशियन ऑफिसर थे, ब्रिटिशियन पुलिस वाले थे, ब्रिटेन के थे, तो इसलिए उसमें वायलेंस होने की वजह से महात्मा गांधी जी ने इस जो लॉ था इसको, यानी कि जो मूवमेंट चल रहा था उसको वापस विड्रॉ कर लिया। रिवेलियन इन दी कंट्री साइड, पूरे देश में क्या हो रहा था, ध्यान रखिएगा धीरे धीरे। तो पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध, अवध में भी मूवमेंट्स किया जा रहा था। लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र। इश्यू क्या था? हाई रेंट, बेगार फर्स्ट लेबर, बेगार की करवाई जाती थी। बेगार का मतलब विदाउट वेजेज आपसे वर्क करवाया जाएगा। नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और किसान सभा 1920 में फॉर्म की गई। सम वायलेंस एक्शन ऑकर्ड विच कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट, हालांकि सम वायलेंट एक्शन ऑकर्ड यानी बहुत सारे जो है हिंसात्मक जो है एक्शन लिए गए ब्रिटिशरों के द्वारा, यानी कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि कांग्रेस उस टाइम पर सपोर्ट नहीं कर रही थी। ट्राइबल एरियाज, गोड़ा हिल्स, आंध्र प्रदेश, इसके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूज गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला मेथड को इन्होंने जो है यूज किया था। एजुकेटेड इन 1924, इसको 1924 में जो है विड्रॉ कर दिया, रोक दिया गया था। ध्यान रखना, उस टाइम तक ही याद है। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, रिस्ट्रिक्टेड बाय द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। कौन सा एक्ट था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। स्वराज मीन फ्रीडम टू मूव एंड रिटर्न होम, स्वराज का मतलब था मीन फ्रीडम टू मूव एंड रिटर्न होम, फ्रीडम को लेके जाना है, जब भी लौटेंगे हम फ्रीडम को साथ में लेके जाएंगे। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के लिए होने वाला जो मूवमेंट है असम में, ये इंपॉर्टेंट था, स्वराज के लिए हुआ था। वर्कर्स लेफ्ट प्लांटेशन व्हाट फेस्ड रिप्रेशन, यानी कि वर्कर्स
प्लांटेशन को छोड़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी। चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 मैंने बता दिया, पुलिस स्टेशन सेट ऑन फायर, 22 पुलिसमैन किल्ड, गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस आफ्टर 1922 डिबेट विद इन कांग्रेस, स्वराज पार्टी, CR दास, मोतीलाल नेहरू, काउंसिल पॉलिटिक्स, रेडिकल्स जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस मॉस स्ट्रगल में शामिल थे, वर्ल्ड डिप्रेशन 1929 हिट वीजेंट बैडली, साइमन कमीशन 1928 हैड नो इंडियंस मेंबर, गो बैक साइमन। 1928 में ध्यान रखना साइमन कमीशन आया इंडिया में, और लाला लाजपत राय जी उस टाइम पर लाठी अंग्रेजों की जो पुलिसकर्मी थे उनकी लाठियां खाने की वजह से, यानी कि वो भी शामिल थे ना, गो बैक साइमन का जो स्लोगन दे रहे थे उसमें शामिल थे, उनकी लाठियां पड़ने की वजह से उनकी जो है तबीयत बिगड़ जाती है। और उस टाइम जब उनकी डेथ होने वाली थी उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी हुई, मेरे ताबूत में एक एक कील जो है ब्रिटेन को भगाने में काम आई, यानी कि उनके ताबूत का एक काम करेगी, ऐसा उन्होंने कहा था लाला लाजपत राय जी ने। 1928 में साइमन कमीशन आया था, इसमें सभी जो ऑफिसर थे ब्रिटिशियन थे, कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, 7 मेंबर इसमें थे। लाहौर कांग्रेस 1929, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, और डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया 26 जनवरी 1930 को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, साल्ट मार्च, साल्ट टैक्स अफेक्टेड ऑल इंडियंस, आप जानते हैं साल्ट टैक्स सभी लोगों को प्रभावित कर रहा था। 31 जनवरी 1930 गांधी रूट वायसरॉय इरविन 11 डिमांड, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 डिमांड रखी थी इरविन के सामने, वायसरॉय इरविन था उस टाइम पर, तो गांधी इरविन जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, ध्यान रखना। 12 मार्च दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती, साबरमती से दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल साल्ट लॉ ब्रोकन, साल्ट लॉ को रोक दिया गया 6 अप्रैल को। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे फैलने लगा। साल्ट मैन्युफैक्चर, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। फिक्टिंग ऑफ लिक्वियर शॉप, शराब की दुकानों को भी जो है बंद किया गया। रिफ्यूजल टू पे रेवेन्यू, पे यानी रेवेन्यू देने से भी मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ जो था उसको भी, फॉरेस्ट लॉ को भी, यानी इसका भी विरोध होने लगा था, ध्यान रखना। ब्रिटिश रेस्पॉन्स, मास अरेस्ट एंड रेप्रेशन, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा। गांधी इम्पैक्ट 1931, प्रिजनर्स रिलीज्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट करनी पड़ी गांधी इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग। मूवमेंट्स रिस्टार्टेड इन 1932 एंड डिक्लाइंड बाय 1934, मूवमेंट्स को रिस्टार्ट किया गया 1932 में और डिक्लाइन हो गए 1934 तक जो मूवमेंट्स चले थे। हाउ डिफरेंट ग्रुप्स व्यूड द मूवमेंट्स, रिच वीजेंट, इसमें रिच वीजेंट भी थे जिसमें वो क्या चाहते थे, वांटेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का रिडक्शन चाहते थे। डिसअपॉइंटेड आफ्टर 1931, विड्रॉ सपोर्ट, ध्यान रखिएगा डिसअपॉइंट हो गए थे आफ्टर 1931 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और इसको विड्रॉ को सपोर्ट कर देते, यानी कि जो मूवमेंट्स था उसको वापस लेने के लिए सपोर्ट कर देते। पुअर पीजेंट्स वांटेड रेंट रेमिनिशन, ये भी चाहते थे कि रेंट में जो है कमी आए। कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट डिमांड, जो रेवेन्यू था कलेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू के डिमांड जो ब्रिटिशियन थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से थे, तो उस जो मांग थी वो डिमांड जो थी उस डिमांड का कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी। बिजनेस क्लास वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, प्रोटेक्शन चाहती थी फॉरेन कंपटीशन से बिजनेस क्लास, क्योंकि कंपटीशन कर नहीं पा रहे थे ना, इसलिए वो भी कंपटीशन के लिए चाह रही थी कि ब्रिटिशियनों का जो है विरोध किया जाए। इनिशियली सपोर्टेड, लेटर विड्रॉ ड्यू टू फियर ऑफ मास मूवमेंट, ध्यान रखिएगा इनिशियली सपोर्टेड, हालांकि सपोर्ट कर रही थी, लेटर विड्रॉ ड्यू टू फियर ऑफ मास मूवमेंट, लेकिन विड्रॉ करने का डर भी था कि अगर बंद हो गया तो बाद में अंग्रेज दोबारा से अपनी नीतियां थोप देंगे। इंडस्ट्रियल वर्कर क्या चाहते थे, लिमिटेड पार्टिसिपेशन था इनका। ऑर्गेनाइज स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट, ये भी संगठित होकर स्ट्राइक और जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन मार्च एंड पिकेटिंग, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी के साथ साल्ट मार्च में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। मोस्टली गिवन सिंबॉलिक रोल्स, इस प्रकार से बहुत सारे सिंबॉलिक रोल्स में भी इंपॉर्टेंट महिलाओं ने भूमिका निभाई थी, ध्यान रखना। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दलित्स गांधी जी कॉल्ड अनटचेबिलिटी ए सोशल एविल्स, इसकी लिमिट जो सिविल डिसोबीडियंस की उस टाइम पर जो है अम्बेडकर जी सहयोग यानी कि साल्ट मार्च में सहयोगी नहीं थे, उनका जो मेन मकसद था कि जो दलित्स थे उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करवाए जाए, तो इसके लिए पूना में पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे, पूना पैक्ट 1932, रिजर्व सीट बट जॉइंट इलेक्टेड,
इलेक्ट्रोड की। बाद में जो है 1932 में समझौता हो जाता है, सीटें ज्वाइंट से रहती है, सेपरेट नहीं रखी जाती। मुस्लिम्स एलाइनेशन आफ्टर खिलाफत मूवमेंट्स के बाद में ध्यान रखिएगा वो संगठित हुए, जुड़े हमारे साथ। राइज ऑफ हिंदू महासभा इंक्रीज टेंशन, हिंदू महासभा में दोनों साथ साथ जुड़े, ध्यान रखना हिंदू और मुस्लिमों को साथ साथ में जोड़ने का मौका महात्मा गांधी जी ने छोड़ा नहीं था उस टाइम पर। 1919 में खिलाफत कमेटी को सहयोग किया था। मोहम्मद इकबाल सपोर्टेड सेपरेट इलेक्ट्रोड, लेकिन मोहम्मद इकबाल सेपरेट इलेक्ट्रोड को सपोर्ट कर रहे थे, ये थोड़ा सा जो है दिक्कत देने वाला था। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू हिस्ट्री, फोक सॉन्ग, सिंबल्स एंड प्रिंट्स, इनके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, नेशनलिज्म को डेवलप किया जा रहा था। भारत माता जैसे इसी की कुछ एग्जांपल्स है जिसमें भारत माता का नाम आता है। भारत माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया, ध्यान रखना ये भी हमारा जो है एक तरह का क्या था, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने का एक माध्यम था, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की सबसे पहले पेंटिंग बनाई गई, वो भी फेमस हुई। प्रॉब्लम क्या थी, हिंदू इमेजरी सब कम्युनिटीज इंक्लूड नहीं हुई थी, सब कम्युनिटी क्या नहीं थी, इंक्लूड शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज शामिल नहीं हुई थी। फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग बनाया गया, गांधी जी का स्वराज फ्लैग चक्र वाला, बीच में चक्र था। आगे देखिएगा, रेइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश व्यू, इंडियन बैकवर्ड्स, नेशनलिस्ट व्यू, एंशिएंट इंडिया ग्लोरीज। ब्रिटिशियन जानते थे कि इंडिया क्या है, बैकवर्ड है, हालांकि उनको पता था कि इंडिया उनसे आगे है, लेकिन उनकी थिंकिंग ऐसी थी। नेशनलिस्ट का व्यू क्या था, एंशिएंट इंडिया ग्लोरीज, यानी कि आने वाले समय में इंडिया बहुत डेवलप हो जाएगा, जबकि ब्रिटिशियन चाहते थे कि हमने आज़ाद कर दिया तो और दिक्कत होने वाली है, ऐसा अंग्रेज चाहते मतलब सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे इंडियंस सोचते थे कि आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा हमारा फ्यूचर है, भविष्य है, और आने वाले समय में हम डेवलप कंट्री के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन डिड नॉट बिगन रिसेंटली, इट हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, कैपिटल एंड कल्चरल एक्सचेंज। ये आज की हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत दिनों की, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत दिनों से चलने वाला प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। द ग्लोबल वर्ल्ड डेवलप्ड इन फेजेज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से ये जो फेज है वो स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ह्यूमन सोसाइटी वर इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रेड, ट्रेवल एंड कल्चर कॉन्टैक्ट। ट्रेड के माध्यम से, ट्रेवल और कल्चर के माध्यम से जो सोसाइटी क्या है, कनेक्टेड थी पहले से भी। ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्राइस एंड द पिलग्रिम्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। इनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस की, यानी कि बहुत दूरी की यात्राएं की जाने लगी थी, किसके लिए, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। दे कैरिड गुड्स, मनी, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशन एंड डिजीज। लेकिन अपने साथ ये बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे, जिसमें हम गुड्स, आइडियाज, सर्विसेज वगैरह हैं, मनी है, पैसा है, स्किल्स है, कौशल, आइडियाज, विचार, इन्वेंशन, बहुत सारे जो है इन्वेंशन थे। इन्वेंशन का मतलब रिसर्च करना, खोजना। डिजीज, लेकिन उनके साथ साथ में उन्हें डिजीज वगैरह भी उसके साथ चली जाती थी। अर्ली ट्रेड लिंक्स, एज ए 3000 BC, ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। सी सेल्स फ्रॉम द मालदीव्स वर यूज्ड एज ए करेंसी, करेंसी के रूप में सी सेल्स यूज की जाती थी। एंड रीच्ड चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये रीच कहाँ तक पहुंची, चाइना पहुंची और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंची थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन स्पाइसेस, मसालों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेड होता था, ध्यान रखिएगा। स्पेशली पेपर, काली मिर्च के बारे में। वॉज एक्टिव बाय द 7th century, बाय द 13th century स्पाइसेस बिकम ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए 13th century में स्पाइसेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ध्यान रखिए। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, सिल्क रूट ने पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम किया। द सिल्क रूट वर ए नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स कनेक्टिंग। इन्होंने ये लैंड्स को जोड़ने का काम, यानी कि नेटवर्क जोड़ने का काम सी रूट्स के माध्यम से जोड़ने का काम किया था। यानी कि सबसे सस्ता, सुलभ, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम था वो था सी रूट्स। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका को जोड़ने का काम किया। दे एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड फ्लरिश्ड टिल द 15th century। गुड्स ट्रेड, जिसमें चाइनीज सिल्क एंड पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, प्रीसियस मेटल, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप। ट्रेड लीड टू कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज में कौन कौन सी चीजें ट्रेड हुई, ध्यान रखिएगा। बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम द इंडिया टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया में डेवलप, फैलने का काम, यानी स्प्रेड, प्रचार होने लगा इसका। चाइनीज मिशनरी एंड लेटर मुस्लिम प्रचार
ट्रेवल्ड थ्रू दीज रूट्स, ये जो है इस रूट के माध्यम से, सिल्क रूट के माध्यम से। इसके साथ ही कौन कौन सी चीज़ें और जाने लगी, स्प्रेड होने लगी, चाइनीज मिशनरी भी इधर से उधर, मुस्लिम मिशनरी, मुस्लिम जो चर्च या क्रिश्चियन के जो पादरी वगैरह होते हैं वो भी अपने विचारों को फैलाने लगे थे। क्योंकि केवल चीज़ें नहीं जाती हैं, उसके साथ साथ में बहुत सारे विचार, आइडियाज भी जो है एक दूसरे प्लेस से जो है एक्सचेंज होते रहते हैं। फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, फूड हैबिट्स सो लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल exchange, noodles traveled from China to the west and become spaghetti. Noodles traveled from China, चाइना से नूडल्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में वेस्ट एंड बिकम स्पेगेटी, धीरे धीरे स्पेगेटी भी फैलने लगे। यानी नूडल्स और स्पेगेटी, नूडल्स और स्पेगेटी धीरे धीरे जो है, नूडल्स तो चाइना से आए, स्पेगेटी जो है अरब कंट्री से आई, धीरे धीरे अदर जो यूरोप कंटिनेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें फैलने लगी, प्रचार होने लगा और जाने लगा था, ट्रेड होने लगा। Many foods we eat today were unknown earlier. Potato, maize, tomato, chilies, sweet potato, groundnuts, इनको ये बहुत सारे फूड है जिनको अभी भी बहुत सारे लोग मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अभी भी नहीं जानते थे। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड हुई, एक्सचेंज हुई चीज़ें, तब जानना लगे। These crops come from the Americans after Christopher Columbus discovery. क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को खोजा उस टाइम पर ये चीज़ें जो क्रॉप्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने लगी थी, ध्यान रखिएगा। द पोटैटो इम्प्रूव द यूरोपियन डाइट बट ऑल्सो क्यूज ट्रेजेडी। यूरोप में सबसे पहले पोटैटो इम्प्रूव हुआ, लेकिन धीरे धीरे इससे ही बहुत बड़ी ट्रेजेडी घटित हुई, क्योंकि इससे बहुत बड़ी डिजीज हुई, क्योंकि सभी लोग इसको खाने लगे, खाना और चीज़ें खाने बंद कर दिया, केवल पोटैटो खाते थे। आयरिश पोटैटो फेमाइन 1845 में जो है आयरिश पोटैटो फेमाइन जो है यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगी थी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पोटैटो जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है फूड आइटम है, और इसकी वजह से क्या हुआ, लोग इसी को ही ज़्यादातर यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों ने अदर जो खाने की जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर सीधा ही जो मेन जो फूड आइटम है वो पोटैटो को बना लिया। इसकी वजह से आयरिश पोटैटो फेमाइन, आयरलैंड में सबसे पहले पोटैटो फेमाइन देखने को मिली 1849 से 49 तक, ध्यान रखिएगा। 1845 से 1849 लीड टू मास स्टारवेशन एंड माइग्रेशन। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे लोग, और ये से स्टारवेशन होने लगी। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से भूखमरी सी फैल गई थी, फेमाइन आ चुकी थी। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में यूरोपियन सेलर्स डिस्कवर्ड सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका। 16th सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे, सेलर्स थे, डिस्कवर्ड सी रूट्स, बहुत सारे सी रूट्स को खोजा गया उनके द्वारा एशिया और अमेरिका में। अमेरिका हैड बीन आइसोलेटेड एर्लियर बट नाउ बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अमेरिका हैड बीन आइसोलेटेड, अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें आइसोलेटेड हो गई थी, बट नाउ बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड। बड़े लेवल पर जो है, विश्व लेवल पर या कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ावा मिला। हालांकि हो सकता है कि आयरिश पोटैटो फेमाइन आई थी, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप की गई जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा मिला था। सिल्वर फ्रॉम पेरू, जैसे सिल्वर जो अभी यूज करते हैं चांदी के रूप में, सिल्वर कहाँ से आया था, पेरू से, एंड मैक्सिको एनरिच्ड यूरोप एंड बूस्टेड एशियन ट्रेड। ये जो सिल्वर और पेरू, मैक्सिको, यूरोप एंड द बूस्टेड एशियन ट्रेड, एशियन ट्रेड को बढ़ावा मिलने का मेन रीजन था सिल्वर, जो कि पेरू और मैक्सिको से आने का काम हुआ था, ध्यान रखिएगा। सिल्वर का कहाँ से है, पेरू और मैक्सिको से। यूरोपियन सर्च फ्रॉम देरिडो सिटी ऑफ गोल्ड, एल देरिडो के नाम से जानते हैं, इसका क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, ध्यान रखिएगा। एल देरिडो जो सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन सर्च फ्रॉम, एक सिटी को सर्च किया यूरोपियंस ने, उसका नाम था एल देरिडो। एल देरिडो में सबसे पहले गोल्ड खोजा गया और सबसे अधिक गोल्ड के भंडार भी वहीं मिले हैं, ध्यान रखना, एल देरिडो। रोल ऑफ डिजीज, यूरोपियंस कॉन्क्वेस्ट वॉज एडेड बाई जर्म्स एंड स्पेशली स्मॉल पॉक्स। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज एडेड, यूरोपियंस धीरे धीरे एक यानी यूरोप से एशिया की तरफ गए, एशिया के बहुत सारे कंट्री से दूसरे कंट्री में गए, तो उन्होंने जो है जर्म्स के साथ साथ स्पेशली स्मॉल पॉक्स के जो जर्म्स हैं वो धीरे धीरे फैलने लगे। इसलिए आपको पता है एपिडेमिक हो गई थी उस टाइम पर, चिकन पॉक्स जैसे बीमारियां, स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियां धीरे धीरे फैलने लगी थी। नेटिव अमेरिकन्स हैड नो इम्यूनिटी, अमेरिकन्स की इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ऑल कम्युनिटीज वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। दिस मेड यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट
एजियर हिस्टोरियंस अल्फ्रेड क्रॉसबे कॉल्ड दिस इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म। हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, कौन थे? अल्फ्रेड क्रॉसबो, जिन्होंने इसको बताया इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म, इसको इकोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म बताया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया की सबसे फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन सी थी? एर्लियर प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई थी। फ्रॉम AD 594 बुक वर प्रिंटेड यूजिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को सबसे पहले 594 में डेवलप किया गया था और ये चाइना, जापान एंड कोरिया से ही आए थे, ध्यान रखिएगा। चाइनीज बुक वर फोल्डेड लाइक अकॉर्डियन बुक। प्रिंट वॉज कंट्रोल्ड बाय द इंपीरियल स्टेट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। प्रिंट वॉज कंट्रोल्ड, प्रिंट को कंट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि इंपीरियल स्टेट ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन करवाने का जो है निश्चय किया था और इसलिए उनको ज़्यादातर जरूरत पड़ी किसकी? टेक्स्ट बुक वगैरह, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा बाय द 17th सेंचुरी प्रिंट कल्चर एक्सपेंडेड, मर्चेंट्स यूज प्रिंट फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, रीडिंग बिकम ए लेजर एक्टिविटी, वुमेन्स बिगन ए रीडिंग एंड राइटिंग। धीरे धीरे 17th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर को बढ़ावा मिला और प्रिंट कल्चर को बढ़ावा मिलने की वजह से वुमेन जो है, महिलाएं जो है पढ़ने के साथ साथ राइटिंग, लिखने का भी काम करने लगी थी। वेस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस रिच्ड चाइना इन 19th सेंचुरी लीडिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। वेस्टर्न प्रिंटिंग प्रेस चाइना में पहुंची 19th सेंचुरी में, इससे क्या हुआ? मैकेनिकल प्रिंटिंग को बढ़ावा मिला था, ध्यान रखना है। प्रिंट इन जापान इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज AD 768 से 717। ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक, सबसे जो पुरानी बुक है वो है डायमंड सूत्रा, इंट्रोड्यूस्ड बाय द बुद्धिस्ट मिशनरी। बुद्धिस्ट मिशनरी जो है 768 यानी 768 से 770 तक इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ये सबसे जो है ओल्ड रिलीजन माना गया बुद्धिस्ट रिलीजन को, क्योंकि इसके मिशनरी सबसे पहले ही जापान में प्रिंट को लेकर आए, प्रिंट को डेवलप करने का काम किया। ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक जो थी डायमंड सूत्रा थी, ये 868 में AD में जो है प्रिंट की गई थी। चीप एंड अबाउंडेड बुक्स इंक्रीज लिटरेसी। जब बुक्स की रेट कम रहेंगी, प्राइस कम रहेगी, तो आप जानते हैं कि इससे लिटरेसी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। उकियो प्रिंट्स डेवस्टेड अर्बन लाइफ एंड इन्फ्लुएंस यूरोपियन आर्टिस्ट। यूरोपियन आर्टिस्ट को बढ़ावा मिला, इन्फ्लुएंस हुए और अर्बन लाइफ को बढ़ावा मिला, किसकी वजह से? प्रिंट कल्चर की वजह से और प्रिंट की वजह से। तो ये उकियो जापान का एक वर्ड है, जापानीज वर्ड है उकियो, जो कि सबसे पहले प्रिंट में यूज किया गया और डायमंड सूत्रा जो बुक थी उसमें ऐड किया गया था। प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट यूरोप में कैसे आया? पेपर रिच यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट के माध्यम से जो है पेपर यूरोप में पहुंचा। मार्को पोलो। मार्को पोलो का क्वेश्चन पिछली बार भी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आया था, ध्यान रखिएगा। सोशल के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन था उसमें मार्को पोलो का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इस बार भी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मार्को पोलो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए। तो मार्को पोलो जो था, ध्यान रखिएगा, ये यूरोप से आया था और इन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को चाइना में फेमस करवाने का काम या डेवलप करने का काम किया। तो इसके बारे में 1295 में मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की नॉलेज को चाइना में भेजने का काम या कह सकते हैं प्रचारित करने का काम, स्प्रेड करने का काम किया था, ध्यान रखिएगा। इनिशियली हैंड रिटन बुक्स वर परफॉर्म्ड बाय द एलिट्स। हैंड रिटन बुक जो है एलिट्स लोगों के पास, एलिट्स का मीनिंग हुआ कि जो ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट है, जिनके पास पैसे के बारे में यानी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी है, तो एलिट्स लोगों के पास ज़्यादातर हैंड रिटन बुक्स पहुंचने लगी थी, हस्तलिखित बुक जो है उनको प्रोवाइड होने लगी थी। ग्रोइंग डिमांड लीड टू प्रिंटेड बुक फॉर मर्चेंट एंड स्टूडेंट। व्यापारी और स्टूडेंट, छात्र यानी स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स के जो है उनकी भी डिमांड होने लगी कि उनको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड करवाई जाए। अब हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती थी? एक्सपेंसिव होती थी, बहुत महंगी होती थी, फ्रेगाइल एंड टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम वेस्टेज जो है ज़्यादातर हुआ करती थी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, इसलिए हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट को ज़्यादातर डेवलप नहीं किया गया। बाद में जाकर जो है प्रिंट कल्चर को ही बढ़ावा दिया गया, जिससे कि हैंड रिटन जो प्रॉब्लम है यानी कि जो एक्सपेंसिव है और टाइम वेस्टेज है, तो इस चीज़ को यूज नहीं किया जाए। नीड फॉर फास्टर प्रोडक्शन लीड टू द न्यू टेक्नोलॉजी। तो आवश्यकता हुई कि वो एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए और इसकी वजह से क्या हो, ये जो प्रॉब्लम है मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए,
ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करती थी उनकी लिमिटेशन थी, वो ज़्यादा लिखी नहीं जा सकती, जबकि प्रिंटेड जो मटेरियल है उसको हम बार बार प्रिंट करके बड़ी संख्या में लोगों तक प्रोवाइड करवा सकते हैं। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गुटेनबर्ग का नाम आता है। इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430 में जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश की थी, ध्यान रखिएगा। यूज्ड ऑलिव प्रेस मैकेनिज्म, इसमें ऑलिव प्रेस मैकेनिज्म के कुछ आइडियाज को भी इसमें इम्प्लीमेंट किया या इंक्लूड किया। मूवेबल मेटल टाइप, ये मेटल की बनी होती थी, सीधी सी बात है, आपको मालूम है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो है द बाइबल, आपसे पूछा जाए द फर्स्ट प्रिंटेड ओल्डेस्ट बुक तो द डायमंड सूत्रा, जबकि फर्स्ट प्रिंटेड बुक पूछी जाए तो आप पढ़ाएंगे बाइबल। इसकी अराउंड 180 कॉपीज प्रिंट की गई थी। प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस यूरोप, धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस जो है पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। बाय 1500 तक 20 मिलियन बुक प्रिंटेड की गई, जबकि बाय 1600 में 2 मिलियन बुक्स जो है प्रिंट की गई थी। दिस चेंज इज कॉल्ड द प्रिंट रेवोल्यूशन, इस चेंज को ही प्रिंट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक मिनट, तो दिस चेंज इज कॉल्ड द प्रिंट रेवोल्यूशन, ये चेंज क्या कहलाता है? प्रिंट रेवोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि 1500 में 20 मिलियन बुक्स प्रिंट की गई थी, जबकि 1600 में 2 मिलियन बुक्स प्रिंट कर दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज था, यानी 20 मिलियन बुक्स से लेकर ये 200 मिलियन बुक्स प्रिंट करने तक का जो गैप है, आप जानते हैं कि इसमें कितने ईयर लगे? 100 ईयर्स के जो डिफरेंस में हमने जो है 180 मिलियंस बुक प्रिंट की थी। तो इसको जो चेंज आया है, तो ये चेंज कहलाया प्रिंट रेवोल्यूशन के नाम से। प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, प्रिंट रेवोल्यूशन के कौन कौन से प्रभाव हुए? न्यू रीडिंग पब्लिक, बहुत सारे जो है रीडिंग पब्लिक को डेवलपमेंट किया गया या डेवलप किया गया। प्रिंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, प्रिंट करने की जो कॉस्ट थी धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगी, क्योंकि बुक जो है कम प्राइस में आपको मिलने लगी। तो कम प्राइस में जब बुक मिलेगी तो आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग परचेस करेंगे और जो रीडिंग कल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बुक्स रीच्ड कॉमन पीपल, सभी लोगों तक जो है बुक्स पहुंच चुकी थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो पीजेंट्स हैं, चाहे अदर वर्कर्स वर्ग में है या वर्कर कम्युनिटी में है, तो मीन्स वो भी परचेस कर सकता था, अचीव कर सकता था बुक्स, क्योंकि उनकी कॉस्टें बहुत कम कर दी गई थी। शिफ्ट फ्रॉम ओरल कल्चर टू रीडिंग कल्चर, ओरल कल्चर से रीडिंग कल्चर में चेंज हुआ, यानी कि जो पहले ओल्ड एरा में जो टीचिंग का काम था या पढ़ाने से रिलेटेड जो वर्क था वो सिर्फ ओरली होता था। तो प्रिंट आने के बाद में, प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद में ज़्यादातर बुक्स प्रिंट की जाने लगी, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स तक जो है बुक्स प्रोवाइड की जाने लगी। और जो ये चेंज है, कौन सा चेंज है? ये ओरल कल्चर का जो मेथड था उसको चेंज करके रीडिंग कल्चर को बढ़ावा मिला था। इस चीज को भी ध्यान रखना है। वाल्दाज, फोक टॉल्स एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स वर प्रिंटेड फ्रॉम द इलिटरेट, जो इलिटरेट पर्सन है उनको ज़्यादातर जो है प्रिंटेड बुक्स या रीडिंग बुक्स के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। मीन्स उनको कोई भी व्यक्ति या कोई सॉन्ग, डांस, पोइट्री, इसके माध्यम से ही उनको बता सकता। तो मीन्स ऐसी चीज़ें भी प्रिंट की जाने लगी जिसमें पोइट्री थी, सॉन्ग थे और डांस से रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स थे जिनको प्रिंट किया गया और उसके बाद में उनको पढ़कर सुनाया जाता था। तो ये इलिटरेट पर्सन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था प्रिंट कल्चर। रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट्स, रिलीजियस डिबेट होने लगी, लेकिन रिलीजियस डिबेट होने की वजह से लोगों में डर हो गया कि प्रिंट आने की वजह से जो मोनार्की शासन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ज़्यादातर क्या है, जो रिलीजियस डिबेट होती थी, रिलीजियस यानी धार्मिक डिबेट, जिसमें एक रिलीजन समझता था कि दूसरे रिलीजन की वजह से हमको नीचे होना पड़ेगा या हमको लॉ, यानी कि जो हाई रिलीजन है यानी कि क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल रहा है, तो जो और रिलीजन है वो डरने लगे, उनमें डर का माहौल था क्योंकि प्रिंट की वजह से, क्योंकि बाइबल जैसी बुक थी वो प्रिंट होने लगी थी, जबकि अदर जो रिलीजियस बुक थी उसको प्रिंट नहीं किया गया था। इसकी वजह से और जो रिलीजन्स के थे वो डरे हुए थे, तो उनमें भी क्या था, यानी कि फियर यानी डर का माहौल था। प्रिंट अलाउड आइडियाज टू स्प्रेड वाइडली, प्रिंट ने अपने धीरे धीरे आइडियाज को क्या किया? फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का काम किया। और अथॉरिटीज फियर्ड लॉस ऑफ कंट्रोल, स्प्रेड ऑफ रिबेलियन आइडियाज, धीरे धीरे क्या हुआ? कंट्रोल से वाले लोग धीरे धीरे, आप जानते हैं जब पढ़ने लगेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, तो मीन्स
ऐसे ही हुआ रिलीजियस डिबेट जब होती थी तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही लोगों के पास नॉलेज होने लगा वो जो है राजा महाराजाओं से क्वेश्चन करने लगे और धीरे धीरे लोग एकजुट होने लगे और मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। और जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेक्स्ट रशियन रिवोल्यूशन हुआ, वो होने का रीजन क्या था, 1917 और 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसका रीजन यही था कि प्रिंट कल्चर धीरे धीरे बढ़ावा मिला प्रिंट कल्चर को, और प्रिंट कल्चर की वजह से सभी लोगों के पास पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो प्रोवाइड होने लगा और अपने आइडियाज को वो डेवलप कर सके। मार्टिन लूथर सबसे बड़े जो है सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। मार्टिन लूथर 1517 में प्रिंटेड बाय द 95 थीसिस, इन्होंने 95 थीसिस लिखी है, ध्यान रखिएगा। मार्टिन लूथर ने लीड टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। क्रिश्चियनों में क्या होता है, टू टाइप्स के क्रिश्चियन रहते हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक रहते हैं कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च जो चर्च की बातें मानते हैं, प्रोटेस्टेंट जो चर्च के अलावा जो अपने आइडियाज को साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें मार्टिन लूथर का नाम आता है। प्रेज प्रिंट एज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, इन्होंने कहा है कि जो प्रिंट है वो गॉड का सबसे सुनहरा गिफ्ट है, यानी कह सकते हैं कि एक वरदान है, ठीक है। तो ये द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, ये सबसे बड़ा वरदान है क्या, प्रिंट, ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है या गिफ्ट है। कैथोलिक चर्च इशूड इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स 1558 में, कैथोलिक चर्च ने जो बुक इश्यू की गई थी धीरे धीरे उस बुक को बंद, यानी कि क्या किया गया, उस बुक की जो इंडेक्स थी उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से लोगों के विचार चेंज हो रहे थे। प्रिंट एंड डिसेंट, ऑर्डिनरी पीपल इंटरप्रेटेड रिलीजियस टेक्स्ट डिफरेंटली। एग्जाम्पल मेनेशियो एन इटालियन मिलर्स वॉज एक्टिवेटेड फॉर हियरार्टिकल व्यू। इसमें मेनेशियो की जो बुक थी, इटालियन मिलर्स थे, तो एग्जीक्यूटेड बाय द हियरार्टिकल व्यू, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक, यानी कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल तक की जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे हियरार्किकल जो मॉडल था वो डेवलप होने लगा। राजा महाराजाओं का जो सिस्टम है वो जो डेवलप हो रहा था उसको धीरे धीरे एंड कर दिया गया, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अथॉरिटीज इम्पोज्ड सेंसरशिप टू कंट्रोल डिसेंट, अथॉरिटी इम्पोज होने लगी, सेंसरशिप के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि प्रिंट होने की वजह से मोनार्की जो रूल्स थे वो धीरे धीरे एंड होने लगा, क्योंकि मोनार्की जो शासन था उसका एंड होने लगा। इसलिए मोनार्की के जो किंग रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी गई, प्रिंट को कंट्रोल में ले लिया गया, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है बुक्स प्रिंट न की जाए। द रीडिंग मनिया 17th-18th सेंचुरी, लिटरेसी इंक्रीज रैपिडली इन यूरोप। बुक्स जितनी प्रिंट हुई उसकी वजह से लिटरेसी रेट भी बढ़ी यूरोप में। न्यू रीडिंग मटेरियल जिसमें चेप बुक्स, एलमांस एंड पेनी मैगजीन को बढ़ावा मिला, ध्यान रखिएगा। आइडियाज ऑफ साइंटिफिक एंड फिलोसफर स्प्रेड वाइडली, जैसे न्यूटन है, वॉलंटायर है, रूसो है, तो आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर, दार्शनिक और वैज्ञानिकों के आइडियाज को जो है स्प्रेड, प्रसारित होने का जो है मौका मिला, जिनमें किन किन के आइडिया थे, न्यूटन के थे, वॉलंटायर्स के थे और रूसो के थे। प्रिंट प्रमोटेड रीजन्स रैशनलिटी एंड एनलाइटमेंट, प्रिंट ने प्रमोट किया बहुत सारे रैशनलिटी को और एनलाइटमेंट को। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, प्रिंट कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन बाय पॉपुलराइजिंग एनलाइटमेंट आइडियाज। धीरे धीरे जो बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे जो पॉपुलराइज होने लगे, एनलाइटमेंट यानी प्रकाश में आने लगे। क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ डिबेट एंड क्रिटिसिज्म, धीरे धीरे डिबेट के माध्यम से क्रिटिसिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाने लगा। पब्लिशिंग कार्टून्स एंड पम्पलेट क्रिटिसाइजिंग द मोनार्की, बहुत सारे ऐसे कार्टून बनाए गए जिनसे क्या किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए मोनार्की का विरोध किया जाए, बिना किसी भी वेपन्स के, केवल आइडिया से उनका विरोध किया जाना। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली कॉज द रिवोल्यूशन बट क्रिएशन कंडीशन फॉर चेंज, प्रिंट जो था सीधा चेंज, मतलब सीधा विरोध नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे स्लो चेंज के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, उनके आइडियाज को चेंज करके हम जो मोनार्की है उसको खत्म कर सकते हैं। प्रिंट इन द 19th सेंचुरी, एक्सपेंशन ऑफ द मास लिटरेसी, न्यू रीडर्स जिनमें चिल्ड्रंस, वुमेन्स और वर्कर्स थे। चिल्ड्रंस लिटरेचर एक्सपेंडेड, वुमेन्स बिकम मेजर रीडर्स एंड राइटर्स, वर्कर्स रूट ऑटोबायोग्राफीज एंड पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स। टेक्नोलॉजी इनोवेशन जिसमें पावर ड्राइवन प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग, चाहे पेपर बैग्स, तो इनको डेवलप किया जाना लगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। चिल्ड्रंस के अलावा वुमेन्स, वर्कर्स, ये भी जो है नए रीडर्स जो है तैयार होने लगे, लिटरेसी रेट इंक्रीज होने लगे। प्रिंट कम्स टू इंडिया,
अब तक हमने जो प्रिंट्स के बारे में पढ़ा वो यूरोप से कैसे चाइना में आई, यानी यूरोप से एशिया की तरफ, चाइना से जापान की तरफ, तो ये कैसे अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों कॉन्टिनेंट में कैसे जो है प्रिंट डेवलप हुई, प्रिंट कैसे एक्सचेंज हुई, उसके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं इंडिया में प्रिंट कैसे आई। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर प्रिंट, प्रिंट से पहले जो है मैन्यूस्क्रिप्ट थी, तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज में थी? इंडिया हैड ए रिच मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रेडिशन। इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट के मामले में जो है इंडिया रिच था, धनवान था, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज में जो है मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई, पर्शियन में लिखी गई, अरेबिक एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी ये चीजें लिखी गई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट और एक्सपेंसिव, फ्रैगल, लिमिटेड इन सर्कुलेशन। एक्सपेंसिव हुआ करती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, हमने पहले भी देखा था। फ्रैगाइल यानी कि उनको बनाने में, यानी उनको रखने में, समायोजित करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लिमिटेड इन सर्कुलेशन, इसको सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, ज़्यादातर लोगों तक फैलाया नहीं जा सकता, इसकी लिमिटेशन रहती है। अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटोगेस मिशनरीज 16th सेंचुरी। प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की गई। हमने पहले भी बताया आपको कि जो है क्रिश्चियन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक चर्च मिशनरी होते हैं, ध्यान रखिएगा क्रिश्चियनों में। तो इसमें जो प्रोटेस्टेंट है उनका ही पार्ट था प्रोटेगेरियन मिशनरी 16th सेंचुरी में, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन 1579, पहली बुक जो प्रिंट की गई 1579 में तमिल बुक थी। जेम्स अगस्टा सिक्की स्टार्टेड बंगाल गजट 1780 में बंगाल गजट को स्टार्ट किया गया जेम्स अगस्टा सिक्की के द्वारा। इंडियन न्यूज़पेपर्स बिगन पब्लिशिंग आइडिया ऑफ रिफॉर्म, इंडियन न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया, पब्लिश किया गया, उनके आइडियाज को रिफॉर्म किया गया। प्रिंट एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया, प्रिंट इनेबल्ड पब्लिक डिबेट ऑन विडो रीमैरिज, विधवा विवाह दोबारा से किया जाए, कास्ट सिस्टम को जो है अवॉल्ज किया जाए, रिलीजियस प्रैक्टिस की जाए, तो इसको बढ़ावा मिला किससे? प्रिंट से। रिफॉर्मर्स, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम आता है, संवाद कौमुदी बांग्ला लैंग्वेज में लिखी थी उन्होंने। तो रिफॉर्मर्स में जिसमें विडो रीमैरिज पर काम करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। संवाद कौमुदी उन्होंने बांग्ला लैंग्वेज में लिखी थी। मुस्लिम रिफॉर्मर्स यूज प्रिंट टू स्प्रेड इस्लामिक टेक्निक्स, मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने प्रिंट को यूज किया किसमें? इस्लामिक टेक्निक या टीचिंग्स, इस्लामिक जो थीम्स थी उनको टीचिंग करने में यूज किया। प्रिंट कनेक्टेड कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया, प्रिंट से हम पूरे इंडिया की जो कम्युनिटी है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, ग्रोथ ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे नॉवेल्स लिखे जाने लगे, उपन्यास लिखे जाने लगे, शॉर्ट स्टोरी लिखी जाने लगी, लघु कहानियाँ ऐसे लिखे जाने लगे, यानी कि ऐसे पैराग्राफ वगैरह तो लिखा जाने लगे। विजुअल कल्चर एक्सपेंडेड, पेंटिंग्स बाय राजा रवि वर्मा, विजुअल कल्चर को बढ़ावा मिला जिसमें राजा रवि वर्मा का नाम आता है। चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स प्रिंट किए जाने लगे। कार्टून एंड कैरिकेचर्स कमेंटेड ऑन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स पर जो एक तरह के क्रिटिसिज्म, यानी कि हम कोई भी डिबेट करें, डिबेट के माध्यम से हम जो चीज़ें निकल के आती है वैसे हमने कार्टून बनाकर रिप्रेजेंट किया, यानी विरोध किया उनका। वुमेन एंड प्रिंट्स, वुमेन्स एजुकेशन इंक्रीज, महिलाओं की जो है शिक्षा पर बढ़ावा मिला। जर्नल रिटन बाय वुमेन इमर्ज्ड, जर्नल्स रिटन बाय द वुमेन इमर्ज, वुमेन्स के द्वारा भी बहुत सारे जो है बुक्स लिखी गई, कह सकते हैं, जिसमें प्रिंट कल्चर के माध्यम से वुमेन्स को एजुकेशन में आगे बढ़ने में बहुत इम्पोर्टेंट था किसका? प्रिंट का। ध्यान रखा, वुमेन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी थी। इम्पोर्टेंट वुमेन्स, इसमें हम राजसुंदरी देवी की बात करते हैं। राजसुंदरी देवी ने एक पुस्तक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी। इससे पहले उन्होंने जो बुक पढ़ी थी, आप जानते हैं उनके टाइम पर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई वुमेन्स पढ़ाई करती है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, ऐसा ट्रेडिशनल मिथ उस टाइम पर फैलाया गया था। तो उसको कटैक्स करने के लिए राजसुंदरी देवी ने पढ़ाई की और उन्होंने अपनी ही एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था आमोर जीवन, मेरा जीवन, बांग्ला लैंग्वेज में था, ध्यान रखना। पंडिता रमाबाई, ताराबाई सिंधे, ये बहुत सारी वुमेन्स है जिन्होंने राइटर्स के रूप में काम किया था। प्रिंट क्वेश्चन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, बाद में जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी को अवॉल्ज करने का काम, खत्म करने का काम भी इन्होंने किया था। राजसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई और ताराबाई सिंधे। प्रिंट एंड द पुअर, चीप बुक्स सोल्ड इन मार्केट, धीरे धीरे कम पैसे में, यानी कि बहुत कम प्राइस में भी बुक्स जो है मार्केट में आने लगी।
पब्लिक लाइब्रेरी इंक्रीज एक्सेस, पब्लिक लाइब्रेरी में धीरे धीरे ये बुक्स की संख्या बढ़ी। प्रिंट सपोर्टेड एंटी कास्ट मूवमेंट, बहुत सारे एंटी कास्ट मूवमेंट को भी प्रिंट ने सपोर्ट किया, जिसमें ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ये से व्यक्तियों का नाम आता है। वर्कर्स यूज्ड प्रिंट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने खुद के विचारों को भी, वर्कर्स भी अपने विचारों को रख सकते थे प्रिंट के माध्यम से। प्रिंट एंड सेंसरशिप, कॉलोनियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द प्रेस कंट्रोल लॉ, आपको ये ध्यान रखना चाहिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिशियन जो हमारे यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन कंट्री के द्वारा इंडिया पर 350 ईयर्स तक जो है शासन किया गया, और उनके द्वारा एक लॉ पास किया गया जिसको कहा जाता है प्रेस कंट्रोल लॉ, जिसका दूसरा नाम था वर्नाकुलर प्रेस लॉ या प्रेस एक्ट 1878 में। रिस्ट्रिक्ट इंडिया न्यूज़पेपर, इंडियंस न्यूज़पेपर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी न्यूज़पेपर लिखा गया था उसको भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे इंडियंस न्यूज़पेपर को रिस्ट्रिक्ट किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। डेस्पाइट सेंसरशिप, सेंसरशिप को बढ़ावा मिला, ध्यान रखना। सेंसरशिप की वजह से हमारे इंडिया से जो जितने भी राइटर्स थे, थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, वो अपने आइडियाज को फैला नहीं पा रहे थे, प्रसारित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उस पर ही सेंसरशिप लगा दी गई कि जो भी प्रिंट किया जाएगा पहले ब्रिटिशियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। प्रिंट बिकम ए टूल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, प्रिंट क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था उसके लिए एक टूल्स का, वेपन्स का काम किया प्रिंट ने। तो हमारे इंडिया के लिए प्रिंट एक तरह से क्या है, गिफ्ट ऑफ गॉड, जो मार्टिन लूथर ने अपने कोटेशन में कहा था। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री, क्लास 10th की हिस्ट्री के चारों चैप्टर्स को शामिल किया है, और सिर्फ एक वीडियो में हमने चारों जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको समझा है। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।